गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने विषय प्रारंभ किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसमें हमने कनिंघम का भ्रम विषय को पढ़ा और उसके बाद में एक नवीन प्राचीन सभ्यता की चर्चा की। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नई तरीके तथा प्रश्न, नई तकनीकी तथा उससे संबंधित प्रश्न। तो आज हमारा विषय वही है, नई तकनीकें तथा प्रश्न। जो हमारा पॉइंट था उसका आज आगे का पॉइंट। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IEM व्हीलर। व्हीलर नए डायरेक्टर बन गए। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। व्हीलर ने सही बात को पहचाना और व्यवहारिक डिसीजन करते हुए उन्होंने बताया कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले का स्तर विन्यास का अनुसरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कोई टीला है और उसमें कई परतें हैं अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित, तो उनको क्रम से एक एक करके खोदना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो अपन यहाँ पर ये एक टीला है, ये देख लीजिए, इसमें 3 सभ्यताएं हैं, ये देखें। तो एक साथ इनको न खोदकर एक एक सभ्यता को खोदा जाए। जैसे सबसे पहले ये जो सभ्यता है आपके सामने, ये वाली, जिसको अपन नाम दे सकते हैं इसको खोदा जाए इतना, और फिर उसको खोदकर उससे संबंधित निष्कर्ष निकाले जाएं। जो भी सामान मिले, जो भी वस्तुएं मिले, उनका वर्गीकरण करके उस सभ्यता के बारे में, उस संस्कृति के बारे में वर्गीकरण हो। और उसके बाद में ये जो दूसरे नंबर की है, जिसको हम बै नाम दे सकते हैं, इसकी खुदाई हो, और इसकी खुदाई होने के बाद में इसके रिजल्ट्स लिए जाएं, इसके बारे में जाना जाए। और इसके बाद में ये 6 नंबर की जो आपकी ये जो है, इसके बारे में आप खुदाई करके जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे टीले को एक साथ खोदना शुरू कर दे यहाँ से, तो सभी सभ्यताओं के जो टीले में 2-3 स्तर थे, 3 स्तर या 4 स्तर, उनको एक साथ खोद देंगे तो अलग अलग जो वहाँ पर सभ्यताएं रही थी उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर व्हीलर ने खुदाई में स्तर विन्यास का अनुसरण किया, अर्थात एक एक स्तर की खुदाई की। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका किसी देश से और देश की भौगोलिक सीमाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान में ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र चले गए। इस कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पूरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। भारतीय पुरातत्वविद थे, उन्होंने सर्वेक्षण किया और भारत में जो
इस सभ्यता से संबंधित स्थल थे उनको खोजने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियों को प्रकाश में आई। कच्छ में जो सर्वेक्षण किया उससे कई भारत के अंदर सभ्यता के कई स्थान सामने आए तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। तो कई नए स्थानों की खोज की गई जिनमें कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई खुदाई में धोलावीरा की खोज हुई और वहाँ अनुसंधान हुए, अन्वेषण हुए तथा उत्खनन में इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है और उत्खनन से ये विभिन्न स्थानों की खोज हुई। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं, यानी जो पुरावस्तुएं हैं उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाता है, उस सभ्यता के बारे में जानकारियाँ खोजी जाती है, उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि वो पुरावस्तु है वो क्या काम में आती होगी, उन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह के अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं कि और रोचक परिणाम इन सभ्यताओं के आएंगे। तो ये था हमारा 10वां टॉपिक। अब हम नया विषय प्रारंभ करेंगे, नाम है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। यह आपका 11वां विषय है, पाठ का 11वां टॉपिक। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पाई लिपि ने इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिली, अर्थात इस सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो लिपि के माध्यम से हमको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायता देते हैं। हमारे को जो पुरातत्वविदों द्वारा भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन भौतिक साक्ष्यों से ही हमने इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की है। इनका रहने का ढंग, इनका खाने का ढंग, ये क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे इनके मकान थे, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब ये जो वस्तुएं हमको प्राप्त हुई हैं, ये वस्तुएं मृद भांड, मिट्टी के पात्र, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। जैसे कपड़ा था, चमड़ा था, जो लकड़ियाँ थी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ थे, एक पौधा होता है सरकंडे का, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, नष्ट हो गई, सड़ गई, तो हमारे हाथ नहीं लगी। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बची जाती हैं, पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु, तो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ वस्तुएं बची जैसे पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु, मृद भांड, औजार, आभूषण, इनसे ही हमको जानकारी प्राप्त होती है और यही चीज़ें हमको उस सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से नॉलेज देते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि
केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। उस समय टूटी और अनुपयोगी वस्तुओं को ही फेंका जाता था। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। अन्य वस्तुओं को दोबारा से तैयार कर लिया जाता था। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है, यानी उनको हमने नॉलेज के आधार पर नहीं बल्कि एक संयोग के आधार पर प्राप्त किया। तो अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या जो विषय है, आपका पॉइंट है, इसका तात्पर्य यह है कि जो पूरा वस्तुएं हमको मिली हैं, पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु से संबंधित, उसी के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को तैयार किया है और इस सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त की है। अब बात करेंगे खोजों का वर्गीकरण। पूरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। जो भी चीज़ें मिलती है उनको क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। तो अलग अलग आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। उपयोग के आधार पर फिर इनका वर्गीकरण होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, फिर दोनों, अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। कोई भी जो वस्तु मिली है, क्या वह वस्तु औजार है या वह वस्तु अनुष्ठान के काम में आने वाली है, क्या वह वस्तु आभूषण है। तो ये सारी बातें सोच समझ के पुरातत्व उस चीज़ का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इससे स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिससे वह मिलती थी। अर्थात कोई चीज़ मिली है, वहीं के संदर्भ में उस चीज़ का परीक्षण करते हैं कि निम्न वस्तु क्या काम में आती होगी। क्या वे घर में मिली थी, क्या कोई घर में कोई चीज़ मिली है तो वो घर में क्या काम में आती होगी। नाले में मिली होगी तो उससे संबंधित विषय सोचा जाता है। कब्र या फिर भट्टी में कोई वस्तु मिलती है तो उस आधार पर उस चीज़ की उपयोगिता या वो क्या काम में आती होगी इसके बारे में सोचा जाता था। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पाई स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। हमको कपास का उदाहरण मिला है, हड़प्पा में कपास के टुकड़े मिले हैं, पर लोग कैसा पहनावा पहनते होंगे इसकी जानकारी केवल मूर्तियों से ही होती है, क्योंकि कैसे कपड़े, उनका कैसा रंग ढंग था, किस हिसाब के कपड़े पहनते थे, इसकी नॉलेज कपास मिलने से नहीं हो सकती। मूर्तियों की जो वेशभूषा है उसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। अर्थात कौन सी वस्तु कहाँ मिली है, उसका क्या उपयोग होता होगा, उस संदर्भ में वो सोचते हैं। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मूर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संबंध में उस चीज़ को जोड़कर
उसकी उपयोगिता के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं मिली हैं उनका वर्गीकरण किया जाता था और फिर उस विषय की नॉलेज प्राप्त की जाती थी कि कौन सी वस्तु क्या काम में आती थी। आज की क्लास आपकी यहाँ पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में व्याख्या की जो समस्या आपका टॉपिक है उसको आगे पढ़ेंगे और आपका लेसन पूरा करवाएंगे। जय हिंद।